जो व्यवहारवादी उपागम का विकास है, वो जो है यूएसए में हुआ। ये थ जो सेकंड ऑप्शन है। बात आते हैं यहाँ पे व्यवहारवादी उपागम होता क्या है और कैसे ये यूएस में विकसित हुआ, इसकी बात अगर हम करें तो जो व्यवहारवादी उपागम है वह जो है राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण का एक विशेष तरीका होता है यहाँ पे। और यह जो तरीका था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में अगर हम बात करें तो मेरियम, कैटलिन, ट्रूमैन का नाम आप याद रखिएगा और यूलाव, ये कुछ नाम हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक ये कुछ बातें हैं। मानव व्यवहार के अवलोकन पर आधारित अध्ययन करने वाली विचारधारा है ये। अगर प्राचीन काल में भी बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, सिसरो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक के द्वारा भी मानवीय व्यवहारों का अवलोकन कुछ ना कुछ मात्रा में किया गया था। लेकिन फिर भी अगर उनमें आदर्श एवं स्वेच्छा कल्पना जो है वो काफ़ी मात्रा में थी। वहाँ पे जो है व्यवहार उतना नहीं था जितना आदर्श और स्वेच्छा कल्पना की थी। अगर हम व्यवहारवादी उपागम की विशेषताओं की बात करें तो इसमें नियमितताएं, सत्यापन, प्रविधियाँ, परिमाणन, मूल्य, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान एवं एकीकरण, ये कुछ इसके विशेषताएं थी व्यवहारवादी उपागम की। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। बाकी और जो ये तीनों ऑप्शंस हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तो इस ऑप्शन को अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन से जोड़ें, मैं कुछ व्याख्या यहाँ पे इसकी भी कर देना चाहूँगा। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। जर्मनी जो है और ये फ्रांस जो है, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये कुछ बात हुई। पॉलिटिकल कल्चर मीन्स अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कल्चर मीन्स, ठीक, मतलब कि जो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ होता है वो क्या होता है। राजनीति की संस्कृति, संस्कृति की राजनीति, राजनीतिक मूल्य, विश्वास एवं दृष्टिकोण, राजनीति में संस्कृति का महत्व, ये सब, ये चार ऑप्शन है। इसमें से पूछा है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, मतलब इसमें से क्या होता है, तो वो है राजनीतिक मूल्य, विश्वास एवं दृष्टिकोण, ये होता है राजनीतिक संस्कृति का अर्थ। ये थर्ड वाला ऑप्शन। आई होप आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने राजनीतिक कृतज्ञता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, मैंने पहले से ही कहा है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तब भी आप कोशिश करिए कि जो टर्म्स हैं खास करके ऐसे चीज़ें, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा, राजनीतिक कृतज्ञता मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से आप जो है कर पाएंगे। ठीक, तो किसने जो है प्रतिपादित किया राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत। ऑप्शन पहले बता देता हूँ मैं। टी.एच. ग्रीन ने पहले जो है सबसे पहले प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये इनकी बुक है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये इनकी एक बुक है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें इन्होंने जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, राजनीतिक कृतज्ञता का या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस संबंध में ग्रीन कहते हैं, राजनीतिक कृतज्ञता के संबंध में ग्रीन कहते हैं कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है और सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। तो ये एक इनका कोटेशन है, इसको आप याद रखिए कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय जो है वो सामान्य हित को बढ़ावा देना होता है और सामान्य हित का जो विचार होता है वही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, Who one of the following said that pleasure and pain differ in quantity only? किसने कहा कि सुख और दुख में केवल मात्रा की दृष्टि से अंतर होता है। देखिए, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ा होगा बीए में तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी। बेंथम ने इस तरीके, बेंथम को सुखवादी
जो है विचारधारा का वो कहा जाता है, उसका प्रतिपादन उन्होंने किया है। उपयोगितावादी का, सुखवादी मैं बोल दिया, तो उपयोगितावादी दर्शन का उन्होंने प्रतिपादन किया है। और जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ा है उनको तो अच्छे से पढ़ाया गया होगा एथिक्स में बेसिकली, और पॉलिटिकल साइंस में भी इनके इस विचार को लेके एक जो इन्होंने अपना राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उपयोगितावादी दर्शन के बेस पे, फ्रैगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये बुक का नाम आप याद रखिए, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये बुक बेंथम की है। और एक और बुक जो अभी हम इसके पहले की बात करें वो फ्रैगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट, ये इनकी बुक का नाम था। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इनकी उपयोगिता दर्शन का एक बेस्ट कोटेशन होता है, और जो सुख और दुख में जो गुणात्मक अंतर होता है वो नहीं होता है, बल्कि मात्रात्मक अंतर केवल होता है, ऐसा इनके अनुसार, बेंथम के अनुसार कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who said that human history is the history of class struggle? ये तो एक नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन सबके लिए हो जाना चाहिए अब तक। अगर आप BA थर्ड ईयर पास का आप MA के लिए तैयार हो तो ये एक आसान सा सवाल होता है। मानवीय इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष जब भी बात आती है तो हमें सबसे पहले मार्क्स याद आते हैं, तो सीधी सी बात है उन्हीं को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी भी मैं इसके पहले वाले वीडियो में शायद बताया हूँ। अगर आगे भी कहीं फिर से आता है ऐसी चीज़ें तो मैं वहाँ पे भी फिर से एक बार मार्क्सिस्ट थ्योरी को बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे लेकिन इतना जानिए कि जो वर्ग संघर्ष का इतिहास है वो मार्क्स से रिलेटेड है। प्राचीन भारत में किसने राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजधर्म का सिद्धांत, ऐसे ही जो एक कीवर्ड ढूंढा जाता है वो ऐसे ही ढूंढा जाता है कि राजधर्म का सिद्धांत, ठीक। बाकी ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप इतना चीज़ें याद रख रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, ठीक। राजधर्म का सिद्धांत, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है मनुस्मृति जो है उसका 7वां अध्याय में जो है राजधर्म के प्रतिपादन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है मनुस्मृति में। राज्य के सप्तांग 7 अंग बताए गए हैं, स्वामी, अमात्य, पुर, जनपद, कोष, दंड, मित्र। एक डिफरेंस पूछता है यहाँ पे मनु और कौटिल्य के से रिलेटेड कि उनके 7 अंग में क्या क्या था और कौटिल्य के 7 अंगों में क्या क्या चीज़ें थी। ये एक डिफरेंस होता है, एक ही दो चीज़ों का डिफरेंस है, वो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पे पूछा जाता है, इसे मैं बता दे रहा हूँ। तो मनु जो है उस कई बार ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कहीं कहीं पे कि मनु का राजा निरंकुश है कि नहीं है। तो आप सीधी सी बात जान लीजिए कि मनु का राजा जो है वो निरंकुश नहीं है, उस पर धर्म का नियंत्रण है, संस्थागत नियंत्रण है, राजा के लिए दंड विधान है, राज्य के व्यक्तिगत गुण एवं दिनचर्या का भी उसमें उल्लेख किया गया है। मैं केवल पॉइंटेड इसलिए बता रहा हूँ कि मनु का राजा निरंकुश है कि नहीं, मैं कहीं से ढूंढ के मैं बस देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो मैं वहाँ से रिलेटेड ऐसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कुछ तत्व हैं जिनसे जो है राजा को मिलने वाले गुण होते हैं: इंद्र प्रभुत्व, चंद्रमा से आनंद, सूर्य प्रताप, अग्नि तेज, यम क्रोध, वायु लोगों को कर्म की तरफ प्रेरित करना, और कुबेर धन। ये कुछ रिलेटेड है। बाकी आगे की बात दूसरे वीडियोस में की जाएगी अगर फिर से ये क्वेश्चंस ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वीडियोस को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। एक स्टूडेंट हैं प्रीति, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक्चुअली कि उन्हें जो है आंसर की दिया जाए, मतलब कि आंसर की अगर उनको प्रोवाइड हो सके तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आंसर की तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम कहीं पे ऐसे तो टेलीग्राम पे कोई चैनल बना के दिया जा सकता है एक्चुअली, या तो वो किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अभी कुछ और लोग यहाँ से जुड़ जाएं तो हम
ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचा सकें उस मटेरियल्स को, इसलिए तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्द ही कोशिश करूंगा कि इस महीने के लास्ट तक वो आंसर की हर चीज़ का प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप प्रीति आप सुन गई होंगी, समझ गई होंगी एक्चुअली। तो अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट इज, लोक सेवा का मुख्य कार्य है। तो एक लोक सेवा का मुख्य कार्य, देखिए कई सारी चीज़ें तो आप जो है ऐसे ही काट सकते हैं। आप खुद से अगर सोचें तो चुनाव में भाग लेते हैं नेता लोग कोई, या फिर कह सकते हैं कि लोक सेवा को अगर लेना है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वहाँ से उसको छोड़ देना होगा। कानून को लागू करना, दूसरा है कानून का निर्माण करना। ये तो सरकार का काम है, तो ये लोक सेवक का काम तो है नहीं, तो इसको काट दीजिए। देखिए आप आप जब ऑप्शंस को देख रहे होते हैं तो आप सोचिए एक बार कि कैसे हम ऑप्शंस को, पहले कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं। अगर आपको पहली बार में पता चल जा रहा है कि ये सही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप थोड़ी देर सोचिए और ऑप्शंस को काटते जाइए जो नहीं हो सकता है। उसके बाद जो बचेगा वो होगा। शासक वर्ग का हित का साधन करना, ये भी नहीं है। शासक वर्ग के हित का साधन कोई नहीं करता है, वो उनके कार्यकर्ता करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है। कानून का निर्माण सरकार करती है। चुनाव में भाग तो ले नहीं सकते, तो बचा कानून को लागू करना। तो ये हो गया जो है कानून को लागू करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। लोक सेवा के और कुछ कार्य हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। नीतियों का क्रियान्वयन, जो कि यही है कानून को लागू करना। नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं ये लोग। जब सरकार नीति निर्माण, एक्चुअली देखिए बात ये होती है कि जो नेता लोग होते हैं, जो चुन के जाते हैं जनता के द्वारा, उनको बेसिकली ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं आता है। लगभग ये 75% आप मान के चलिए। तो उन्हीं की सहायता के लिए कुछ लोगों को ऐसे मंत्री भी बना दिया जाता है। तो उनको भी ऐसे बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानकारी रहती नहीं, तो उनके लिए कुछ आईएएस रैंक के अधिकारी, कुछ ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाता है कि वो उनको सलाह देंगे उस चीज़ में। तो वही चीज़ है कि नीति निर्माण में भूमिका ये लोग निभाते हैं। एक पीछे से जो बना के देते हैं मंत्री, अपना जो सब पेश करते हैं, अपना जो एक अपनी जो एक निर्माण नीतियाँ पेश करते हैं, वो एक्चुअली बनाया जाता है एक आईएएस रैंक के अधिकारी द्वारा, और फिर आगे वो लोग उसको जो है प्रेजेंट करते हैं संसद। कार्यक्रम का आयोजन, उत्पादन में योगदान, विकास कार्य, आधुनिक चुनौतियों से निपटने का दायित्व, शोध और अन्वेषण, अर्धन्यायिक कार्य, प्रत्यायोजित विधि निर्माण और जनसंपर्क, ये कुछ कार्य हैं लोक सेवक के जो वो करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आर डिटरमाइंड बाई, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय संसद। इसके द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। संविधान संघ एवं राज्यों के लिए जो है समान अखिल भारतीय सेवाओं की, मैं यहाँ पे एक्चुअली बता रहा हूँ कि अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। संविधान संघ एवं राज्यों के लिए जो है वो समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 है, जिसमें प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, व्यक्तियों को भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली बना सकती है। वर्तमान में केवल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एटीएस, एआईएस के रूप में भी गठित किया जाता है। इन सेवाओं पर भर्ती तदनुरूप एआईएस भर्ती नियमावली के तहत की जाती है और सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती है। राज्य सेवा यूपीएससी द्वारा संयोजित समिति के माध्यम से पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है। एआईएस शाखा राज्य सरकार सेवा के पदोन्नति के माध्यम से भर्ती से संबंधित है, जो कि क्रमशः आईएएस, आईपीएस, आईएफएस पदोन्नति विनियम द्वारा शासित की जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो बताने लायक, वो मैंने बताई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, जिनमें से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। तो जब नहीं पूछा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक तो दिया होगा, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो दी होंगी कि हाँ ये चीज़ें जो हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। राष्ट्रीय हित, ये तो सबसे पहले स्थान पे रहता है। किसी भी
कोई भी कंट्री जब अपने विदेश नीति को निर्धारित करने जाती है तो वो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखती है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के ही वो विदेश से जो है संधियाँ करती हैं, हाथ जो भी वहाँ पे जाके उन हस्ताक्षर होता है विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे, वो सब उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय हित को रखा जाता है। राष्ट्रीय शक्ति इसको भी बनाए रखने के लिए संधियों पर ध्यान दिया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति की छीण ना हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा इसका भी ध्यान दिया जाता है। तो बचा शासक वर्ग का हित, तो ये जो है विदेश नीति में कोई मायने नहीं रखता है शासक वर्ग का हित। तो हालांकि ये तो एक थ्योरी के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये व्यवहार में ऐसा होता है कि शासक वर्ग अपने भी हितों के लिए अब जो है वो करने लगे हैं। हालांकि ये थ्योरी के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन हम ऐसी बातों से सहमत नहीं है कि शासक वर्ग अपना हित नहीं चाहता विदेश नीतियों के निर्धारण में। हालांकि ये राष्ट्र की बात है तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। निम्न में से किस एक ने राज्यपाल पद की समाप्ति की सिफारिश की? देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान होना पड़ा है, फिर भी इसका आंसर जो है वो करेक्ट मुझे फिर भी इसका आंसर जो है मुझे कहीं पे आवाज़ पता नहीं जा रही थी कि नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन को लेके मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो हर जगह से और किसी ऑथेंटिक बुक से जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी एक जगह पे मुझे मिला तो मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इसका आंसर सही होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये आंसर सही होगा। राज्यपाल पद के समाप्ति की सिफारिश किसने की? तो राजमन्नार कमीशन मैंने उसमें पढ़ा था। ठीक, उन राजमन्नार समिति एक्चुअली कमीशन जो था वो 1969 में तमिलनाडु की सरकार ने गठित की थी। वीपी राजमन्नार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसने इसलिए बनाया था कि जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राज्यों को सहायता दिलाने के लिए संविधान संशोधन में सुझाव देना था। इस समिति को, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा कर रही थी ये समिति। अब देखिए एक चीज का याद रखिएगा, अगर कभी आप ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं, राजमन्नार समिति की बात जब भी आए, ठीक, आपको 2-3 बातें याद आनी चाहिए कि ये जो है एक राज्य के द्वारा गठित की गई थी, तमिलनाडु के सरकार द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान संशोधन में सुझाव। तो एक बात तो कंफर्म है, राज्य के द्वारा गठित की गई थी और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने की बात की जाए तो इसकी जो सिफारिशें होंगी वो राज्य के फेवर में होंगी, राज्य की लाभ देने के उद्देश्य से होंगी। तो कभी भी इस समिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो ये चीज़ें याद रखेगा। इसकी सिफारिशें मैं कुछ बताना चाहूँगा। पहली, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरी सिफारिश थी योजना आयोग का स्थान एक संविधिक निकाय द्वारा लिया जाए। तीसरी सिफारिश थी वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। अनुच्छेद 356, 357, 365 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, और जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है वो भी समाप्त कर दिया जाए। एक और सिफारिश, संघ एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाए। देखिए इसने जो भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए, सिफारिशें जो भी दी वो राज्य के फेवर में दी हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। राज्यों को अवशेषीय शक्तियाँ प्रदान की जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं IAS, PCS, IFS को भी समाप्त करने की बात कही इसने। लेकिन क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तो जाहिर सी बात है कि मानने वाली थी नहीं, तो ऐसा ही हुआ, इसकी जो जितनी भी सिफारिशें थी वो सारी की सारी जो है वो खारिज कर दी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूलभूत अधिकार बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार। सबसे पहले ये सारे जो अधिकार हैं वो मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 तक। ये तो बेसिक बात हुआ जिसे आप सभी को याद रखना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग
भाग 3 में है 12 से 35 तक। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन को कि बाल मजदूरी को प्रतिबंधित कौन सा अधिकार करता है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों में, तो जो 12 से 14 है वो समता का अधिकार देता है। ठीक, 19 से 14 से 18 जो है वो, ये जो है 14 से 18, 14 से 18 तक समता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 है, 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो 32 है। तो ये कुछ बात हुआ, मौलिक अधिकारों की बात हुई। जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, 14 से 18 समता का है अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस एक ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा? कार्ल पॉपर मुक्त समाज का शत्रु जो है इन्होंने प्लेटो को कहा। पॉपर ने एक बुक लिखी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसी में उन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। उन्होंने कहा कि प्लेटो का दर्शन जो है वो सत्तावादी एवं सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मितकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्णतः सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश की है। ये पॉपर का आलोचना थी, क्रिटिसाइज उन्होंने किया था कि प्लेटो जो है वो मुक्त समाज के शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने जो है संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया और सामाजिक परिवर्तन रोकने की कोशिश की, किस तरीके से? विशिष्ट वर्ग को पूर्णतः सत्ता प्रदान करके। तो ये कुछ बात थी। ये भी थोड़ा सा एक अलग तरीके से क्वेश्चन था, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित जन आंदोलन का रूप लिया? फिर भी जहाँ तक मुझे पता है वो 1919 है, ये वाला ज़्यादा बेटर मुझे लगा। मैंने कई सारे लोगों से पूछा तो 1905 और 1919 में जो है वो कन्फ्यूज़न था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें 1919 ज़्यादा बेटर है। तो ये हुआ कुछ बात। आगे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उस पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? आई होप सबको पता होगा कि 3 तरीके का जो है वो आपातकाल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो है वो विफल हो जाए तो संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राष्ट्रपति शासन जिसे हम कह सकते हैं। 356 वो है, और 360 वित्तीय आपात। 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात। ठीक, ये बंद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, ये भी याद रखिएगा। इन सारी चीज़ों को जो है 1935 वाले भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और इसका उल्लेख जो है वो है संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है। 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य जो था वो था देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान सुरक्षा करना है। ये कुछ इसके उद्देश्य थे, इसी के लिए जो है इसको लाया गया था। ठीक, तो
इतना तो पता हो गया कि भाग 18 है। जब भी आपात उपबंधों की बात हो तो भाग 18 आपको याद आना चाहिए। 352 से 360 याद आना चाहिए, ठीक। और क्या याद आना चाहिए? राष्ट्रीय आपात जब याद आए तो 352 याद आना चाहिए। 356 राष्ट्रपति शासन की भी जब बात आए तो 356 याद आना चाहिए। और 360 बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप खासकर राष्ट्रपति शासन आप याद रखिए, या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता याद रखिए। हो सकता है ऐसा कुछ हो, चूँकि हर स्टेट में ऐसे ही होता शुरू हो चुका है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे मैं रोकता हूँ। अगली बार अगले सेशन में जब भी आएंगे अगले 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जितनी भी चीज़ें थी आपको हेल्पफुल रही होंगी। तो इन्जॉय करिए वीडियो को, और आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनको देखते रहिए। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी BHU से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, या ये केवल BHU से ही नहीं कह सकते हैं आप, ये आपको जीके के लिए भी ये काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसके जो है जीके से भी रिलेटेड हैं। तो शेयर करिए। थैंक यू आज के लिए।